घोटाला है, 1.5 लाख करोड़ रुपए का वित्तीय घोटाला। उसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। पहली चीज तो ये 1.5 लाख करोड़ की रकम पर मैं कैसे पहुंचा। आप सब जानते हैं कि यहाँ नगरनार इस्पात संयंत्र है। उसे मेरे पिताजी स्वर्गीय अजीत जोगी जी ने यहाँ स्थापित किया था। उसकी आज कीमत जो है वो 26,000 करोड़ रुपया है। उसी प्रकार 2022 में 2 खदानें बेलाडीला 4 और बेलाडीला 5, ये लोहे की खदानें, ये भी इसमें इन्वॉल्व हैं। इनकी कीमत बेलाडीला 4 में जो डिपॉजिट है 45,000 करोड़ है और बेलाडीला 5 में जो डिपॉजिट है वो लगभग 40,000 करोड़ रुपए का है। तो अगर आप इन सबको टोटल कर लेंगे तो ये जो पूरा घोटाला हो रहा है, ये थे तो उन्होंने एक बात कही थी, ये मेरे शब्द नहीं उनके शब्द हैं। उन्होंने कहा था कि भारत सरकार इस प्लांट का निजीकरण नहीं करने जा रही है। यह प्लांट छत्तीसगढ़ के लोगों का और देश का है और ऐसा ही रहेगा। देश के लोग इसके मालिक हैं। मोदी जी ने सरल शब्दों में कहें तो एक गारंटी दी थी कि जो नगरनार इस्पात संयंत्र है उसका मालिक छत्तीसगढ़ की जनता और भारत की जनता ही रहेगी। लेकिन अगर आप 29 अक्टूबर 2025 को इसको लगा दो दरवाजा, 29 अक्टूबर 2025 को एनएमडीसी मुख्यालय हैदराबाद में एक मीटिंग बुलाई गई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। उनका जो एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग है उसमें यह निर्णय लिया गया। उस रिपोर्ट की अगर आप बिंदु क्रमांक 12 को देखेंगे तो उसमें स्पष्ट लिखा है कि CCIA मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति के निर्णय के अनुसरण में कंपनी को नगरनार इस्पात संयंत्र के सामरिक विनिवेश हेतु एक पूर्ण रूप से सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में निगमित किया गया था। भारत सरकार का सामरिक विनिवेश प्रक्रिया जारी है। इसमें मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूं। ये जो लिखा गया है, एनएमडीसी ने रेजोल्यूशन पारित किया जो कि सीधे सीधे प्रधानमंत्री जी की बात को कॉन्ट्रडिक्ट करता है। उन्होंने ये निर्णय लिया है कि 90% जो एनएमडीसी का स्टेक है, जो भारत सरकार का स्टेक है नगरनार इस्पात संयंत्र में, उसे सीधे सीधे प्राइवेट हाथों में बेच दिया जाएगा। तो मोदी जी की जो गारंटी है वो केवल एक ही गारंटी दे रहे हैं। मोदी की गारंटी अडानी की एंट्री, ये है मोदी जी की गारंटी। सीधे सीधे इसका निजीकरण किया जा रहा है, इसको बेचा जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कितनी तेजी निर्णय लिया गया एनएमडीसी के द्वारा कि इसे निजी हाथों में सौंप दिया जाएगा। सरकार का केवल 10% स्टेक नगरनार में रहेगा। और 4 नवंबर को भारत का जो पर्यावरण मंत्रालय है वो आर्सेनल मित्तल AM निप्पॉन स्टील NS AMNS कंपनी को बेलाडीला से अनकापल्ली तक पाइपलाइन लगाने की अनुमति दे देता है। 2024 दिसंबर में चंद्रबाबू नायडू जी की सरकार AMNS कंपनी के साथ अनुबंध करती है और वहां करीब
1.5 लाख करोड़ की लागत से एक स्टील प्लांट अनकापल्ली में बनाने का निर्णय लेती है। 2022 में इसके पूर्व, जैसा कि मैंने बताया, बैरडीला 4 और 5 की खदानें AMNS कंपनी को सौंप दी जाती है। नवंबर 7 को खनिज मंत्रालय और स्टील मंत्रालय दोनों अपना NOC इस पाइपलाइन के लिए दे देते हैं। 9 नवंबर को तीनों राज्य सरकार जहां से ये पाइपलाइन गुजरनी है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, तीनों सरकारों के द्वारा निर्णय लिया जाता है, गेजेट में नोटिफिकेशन किया जाता है कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चालू की जाए। ये 8 दिनों के भीतर 3 केंद्रीय मंत्रालय द्वारा अनुमति देना, 3 राज्य सरकारों द्वारा क्लियरेंस देना, NMDC का प्रधानमंत्री जी के सार्वजनिक घोषणा को उलट देना साफ साफ दिखा रहा है कि NMDC नगरनार इस्पात संयंत्र को AMNS कंपनी को सौंप रहा है। इसमें अडानी कैसे आते हैं? क्योंकि बैरडीला क्रमांक 4 और 5 में जो खनन होने जा रहा है, जैसा कि बैरडीला क्रमांक 13 डिपॉजिट जो है उसका खनन जो हो रहा है, ये सब खनन माइन डेवलपमेंट ऑपरेटर MDO के जरिए अडानी ग्रुप के द्वारा किया जा रहा है। पूरा का पूरा जो बस्तर का लौ अयस्क है उसको अनकापल्ली में प्लांट बनाने के लिए दे दिया गया है। उस पाइपलाइन का और जो वर्तमान में एग्जिस्टिंग पाइपलाइन है उसका मात्र 10% ही उपयोग नगरनार के लिए किया जाएगा। शेष 90% उपयोग हमारा जो लौ अयस्क है वो आंध्र प्रदेश में स्टील बनाने के लिए बेचा जाएगा। नगरनार स्टील प्लांट चालू हुआ, उसका जो पहला 3 महीने का जो रिटर्न फाइल किया गया है उसमें 26 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दर्ज कराया गया था। कंपनी मुनाफे में थी, लेकिन जुलाई से सितंबर जो सेकेंड ट्राइमेस्टर रिपोर्ट आया उसमें 120 करोड़ रुपया लगभग का घाटा दर्शाया गया। जानबूझ के एक प्रॉफिटेबल कंपनी को लॉस में दिखाकर ताकि उसे सस्ते में कौड़ियों के दाम अपने कॉर्पोरेट दोस्तों को बेच दिया जाए, यह योजना बनी है। और यह घाटा कैसे हुआ? हमारे छत्तीसगढ़ में और एक पाइपलाइन के माध्यम से विशाखापट्टनम भेजा जाता है, दूसरी अब पाइपलाइन और तैयार हो रही है। लेकिन इन सब पाइपलाइन का जो भी उसको वॉश करके भेजते हैं, जिस पानी के प्रेशर में उसको भेजते हैं, वो सारा पानी एक टेलिंग डैम में स्टोर किया जाता है। टेलिंग डैम का यह मतलब है कि उस पानी को किसी भी तरह पब्लिक कंजम्पशन के लिए, जनता के उपयोग के लिए ना लाया जाए, इसलिए उसको एक तरह से सेफगार्ड करके टेलिंग डैम में रखा जाता है। टेलिंग डैम बनाया गया था 20 साल पहले, नई पाइपलाइन आ गई, जो एग्जिस्टिंग पाइपलाइन है उसकी भी क्षमता बढ़ गई। बैरडीला में जो उत्पादन हो रहा है वो भी लगभग 40 MTPA मतलब 40 मिलियन टन पर एनम बढ़ चुका है। लेकिन सारा का सारा जो स्लरी है, जो वेस्ट मटेरियल है, वो उसी टेलिंग डैम में डाला जा रहा है। और इसीलिए अभी जब पानी की मात्रा बढ़ गई थी, मानसून का समय था, तो टेलिंग डैम के जो इलाका है उसको इवैक्यूएट करना पड़ा। ये एक एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट था, EIA, वो
जो पुरानी क्षमता वाला टेलिंग डैम था उस पर आधारित था। जो बढ़ती क्षमता उसकी है उस पर कोई स्टडी नहीं हुई है। और जैसे 29 अक्टूबर को हैदराबाद में निर्णय होता है कि एनएमडीसी का 90% हमको बेचना है, उसके अधीनस्थ एक टेक्निकल डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है, एक ऐसा टेक्निकल डॉक्यूमेंट जिसको केवल 2 ही कंपनियां क्वालिफाई करेंगी। उस टेक्निकल डॉक्यूमेंट में यह कहा जाता है कि प्रायर एनवायरमेंटल क्लियरेंस होनी है, कैप्टिव माइन होनी है, ये शर्तें रखी जाती हैं और इन शर्तों का क्लियरेंस भी अगले 7 दिनों के भीतर इस कंपनी को मिल जाता है। आप और हम जानते हैं, मैं कल वहां गया था कोंडागांव, 96 से जो लोग अपने वन पट्टों पर काबिज हैं, आज तक उन्हें वन अधिकार पट्टा नहीं मिला है। घूम घूम के थक गए, बोल रहे हैं कि भाई वहां पे गूगल मैपिंग ही नहीं हुई है। माकड़ी करके गांव है कोंडागांव में, उस इलाके का गूगल फाइनल जन सुनवाई है। बाकी जो आपके कंपनी वाले हैं उनसे आप बातचीत करेंगे, 2 साल लग जाते हैं, 4 साल लग जाते हैं, तब जाके इस स्टेज पर पहुंचते हैं लाइटनिंग स्पीड से। अभी 30 दिसंबर को वहां जन सुनवाई तय की गई है और आज तक जन सुनवाई तो तय हो गई। हमारे जो संभागीय अध्यक्ष कमिश्नर से मिले, कलेक्टर से मिले कि जन सुनवाई हो रही है, पर्यावरण का क्या असर पड़ेगा इस पाइपलाइन से, उस संबंध में। लेकिन टेलिंग डैम के ऊपर कोई पर्यावरण रिपोर्ट कुछ नहीं है। जो कंपनी को ये स्टडी करा के देना है इस पाइपलाइन के क्या एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट होगा, उसकी रिपोर्ट नहीं है। तो बिना रिपोर्ट के हम जन सुनवाई में बोलेंगे क्या, जब हमें यही नहीं मालूम कि किस बात को लेकर, किन मुद्दों को लेकर यह जन सुनवाई हो रही है। कमिश्नर ने, यहां के जो संभागीय कमिश्नर हैं, उन्होंने खुद एनएमडीसी को पत्र लिखा है कि भाई आपने जन सुनवाई आपके कहने से हम बुला रहे हैं, पर उसका जो EIA है, उसकी जो रिपोर्ट है, वो आज तक राज्य सरकार को भी उपलब्ध नहीं कराई गई है। तो क्या ये एनएमडीसी कंपनी जो है, यहां तो उल्टा हो रहा है। सबसे ऊपर होना चाहिए जो इस जमीन की मालिक है, हमारी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। उसके नीचे आता है जिसने लीज दी है, राज्यपाल महामहिम, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल ने यह लीज दी है एनएमडीसी को। एनएमडीसी दे रहा है अपना काम, पाइपलाइन दे रहा है, माइन डेवलपमेंट दे रहा है अडानी को, मित्तल को। तो बॉस कौन है? बॉस होना चाहिए छत्तीसगढ़ की सरकार। उसके नीचे आता है एनएमडीसी, उसके नीचे आता है अडानी। पर यहां ठीक उल्टा हो गया है। कलेक्टर लिख रहा है एनएमडीसी को, एनएमडीसी लिख रहा है अडानी को। ये जन सुनवाई बुलाई किसने है? किसके कहने पे हो रही है? ये जितनी परमिशन दी गई है किसके कहने पे हो रही है? अगर प्रधानमंत्री जी ये घोषणा दिल्ली में करते, किसी अपने कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज में करते, उद्योगपतियों के बीच करते, वो तो यहां आए, बस्तर के लोगों में आंखों से आंख मिलाकर उन्होंने ये बोला कि ये जो चीज है ये कभी नहीं बेचूंगा, ये आपकी है, आपकी रहेगी। और एनएमडीसी कंपनी अपने ही